हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारे वन कंसेप्ट अ डे सीरीज में इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कंसेप्ट आप लोग नॉर्मली न्यूज़पेपर के अंदर जरूर देखते हो या इसके साथ साथ जब आप इंडियन पॉलिटी को रीड करते हो वहां पे भी आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी स्पेसिफिक कंसेप्ट के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए अलग अलग एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि जो हमारा वन कंसेप्ट डे है जहां पे आप लोग प्रीवियस ईयर्स पंजाब सिविल सर्विसेज के अंदर पूछे हुए सवालों के ऊपर आप लोगों के साथ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, तो ये स्पेसिफिक जो टॉपिक या कंसेप्ट है इसके ऊपर पीसीएस 2013 मेंस एग्जामिनेशन में 12 नंबर का एक सवाल पूछा गया था जो 200 वर्ड्स में आप लोगों ने लिखना था। और क्वेश्चन जो है वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, गिव स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। तो सबसे बड़ी बात है, हो सकता है कुछ लोगों को आइडिया लग गया हो कि अच्छा इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, कुछ लोगों को पार्शियल आइडिया लगा हो कि अच्छा पहला वाला तो पता है मेरे को लेकिन एग्जांपल्स के रूप में मैं क्या लिखूंगा। कुछ लोग जो है इवन जो प्री की भी तैयारी कर रहे हैं यानी कि जिनके पेपर्स में मेंस नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं है, उनको भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पीपीएससी के एग्जाम का लेवल इंक्रीज हुआ है तो आप लोगों को ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि बहुत मुश्किल पेपर भी आ जाए तब भी आप उसको इजिली टैकल कर सको। क्लियर? और जिनको बिल्कुल ही नहीं पता चला है कि लिखा क्या हुआ है वो भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज हमारा जो कंसेप्ट है वो इसी स्पेसिफिक क्वेश्चन की सेंट्रल थीम के ऊपर आधारित है, इसी क्वेश्चन की सेंट्रल थीम के ऊपर बेस्ड है। और जो हमारा कंसेप्ट है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो सबसे पहले अगर मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करूंगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो दो शब्दों से, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है कोऑपरेटिव, दूसरा है फेडरलिज्म। सबसे पहले समझते हैं फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहां पे जो पावर्स हैं वो यूनियन यानी कि जो पूरे के पूरे देश को गवर्न करने वाली सरकार है, और उसके साथ साथ स्टेट्स यानी कि उसी देश को जब मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में ब्रेक किया होता है। जैसे मैं इंडिया का अगर एग्जांपल दूंगा तो इंडिया में एक पूरे यूनियन गवर्नमेंट है जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी और बाकी लोग जो है वो चला रहे हैं देश को, और उसके साथ साथ पंजाब में या हिंदुस्तान के अंदर हम अलग अलग स्टेट्स देखते हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स देखते हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। इस तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड कुछ जगहों के ऊपर या कुछ यूनियन टेरिटरीज काम करती हुई देखने को मिलती है। तो आसान भाषा में फेडरलिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है जहां पे यूनियन और स्टेट के बीच में प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर होती है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि यूनियन की कुछ पावर्स पहले से ही स्पेसिफाइड होती है और वो जो स्पेसिफिक या जो स्पेसिफाइड की जाती हैं वो उस देश के संविधान के अंदर की जाती है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा लॉ ऑफ द लैंड होना चाहिए जिसको सारे के सारे लोग माने। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन और स्टेट को अपनी अपनी पावर्स दी जाती हैं और ये इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, यानी कि ना यहाँ पे यूनियन बहुत बड़ा है ना यहाँ पे स्टेट बहुत बड़ा है। ये फेडरलिज्म का कोर कंसेप्ट है। जब फेडरलिज्म यानी कि जब यूनियन और स्टेट काम करना परफॉर्म करती है तब बेसिकली डिसाइड होता है कि यहाँ पे अच्छा या स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म है या थोड़ा सा वीक फेडरलिज्म है। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो। जैसे मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करता हूँ, यूएसए की बात करता हूँ, तो वहां पे ऑलमोस्ट यूनियन एंड स्टेट्स, जो मल्टीपल स्टेट्स हमें वहां पे देखने को मिलती है, वो ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल है। यूनियन स्टेट के या स्टेट यूनियन के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता है। उसी तरीके से अगर मैं यूके का एग्जांपल दूंगा तो वहां पे ये जो स्टेट नाम की चीज है इसके पास कोई पावर नहीं है, सारी की सारी पावर जो वो यूनियन के पास है। तो वहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि यूके में जो है वो फेडरलिज्म कमजोर है, क्योंकि फेडरलिज्म के लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का होना जरूरी है और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स का होना जरूरी है। जब ये दोनों काम करेंगे, जब ये फंक्शंस परफॉर्म करेगी, तब डिसाइड होगा कि वहां पे स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म है या वीक फेडरलिज्म है। क्लियर? तो यूनाइटेड किंगडम में हम लोग कहते हैं कि वहां पे फेडरलिज्म नहीं है, वहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सारे के सारे पावर जो है वो एक ही जो पावर सेंटर है उसके पास कॉन्सेंट्रेटेड है। फेडरलिज्म में वही पावर जो है वो हम लोगों को दो या दो से ज्यादा जो गवर्नेंस या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं या लेयर्स हैं या लेवल्स हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होती हुई देखने को मिलती है। क्लियर? तो यूएसए फेडरलिज्म का एक एग्जांपल आ गया, यूके जिसको हम फेडरलिज्म के एग्जांपल में भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपको फेडरलिज्म के लिए यूनियन और स्टेट का होना जरूरी है और उनके पास पावर्स होनी चाहिए, प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। अब मैं इंडिया की बात करता हूं। अब इंडिया का जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया और आप लोगों को आइडिया भी होगा कि इंडिया में एक सेंटर है, वो अपने काम परफॉर्म करता है, स्टेट्स हैं जिनको हम अलग तरीके से चूज करते हैं, यानी कि अलग से चूज करते हैं, तरीका तो सेम ही है,
और स्टेट्स अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, यूनियन जो है वो अपना फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो इंडिया में हमें फेडरलिज्म तो देखने को मिलता है, क्लियर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब इंडिया में फेडरलिज्म अपना काम करना शुरू करता है तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो थोड़ी कम पावरफुल रह जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे यूनियन जो है वो स्टेट्स को ओवरकम कर देता है, या जो यूनियन है वो काफी सिचुएशन में स्टेट्स की पावर में इंट्रूजन कर सकता है, उनकी पावर्स को जो है वो अपने पास लेके आ सकता है। तो अब इंडिया में फेडरलिज्म तो है, लेकिन इंडिया का फेडरलिज्म यूएसए के फेडरलिज्म की तरह स्ट्रांग नहीं है, पावरफुल नहीं है। इंडिया में कुछ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी का मतलब जहां सारी पावर ऐसा लगता है कि एक के ही पास है, क्लियर। जो मैंने यूके का आपको एग्जांपल दिया था, तो इंडिया में कुछ यूनिटरी फीचर देखने को मिलते हैं, कुछ फेडरलिज्म के एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करूंगा, राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया के अंदर जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। डन। तो हिंदुस्तान के अंदर हमें फेडरलिज्म देखने को मिलता है, क्लियर। और जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो बाय कंसेप्ट करते हैं, क्योंकि अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा, संविधान की मैं बात करूंगा, तो वहां पे कहीं पे भी फेडरल या फेडरलिज्म शब्द को यूज ही नहीं किया गया है, यहां पे ये वर्ड यूज ही नहीं हुआ है, क्लियर। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने काम करना शुरू किया तो वहां पे जुडिशरी ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया, जो थोड़ी देर पहले मैंने रेफरेंस के रूप में यूज किया, कि इंडिया के अंदर जो है, हिंदुस्तान के अंदर जो है वो फेडरलिज्म मौजूद है, और इंडिया का फेडरलिज्म जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, क्लियर। यहाँ पे आई होप आप लोगों को धीरे धीरे का जो कहानी है, जो कंसेप्ट है, वो क्लियर हो रहा होगा। अब दूसरी बात, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारा पहला शब्द है उसका मतलब है कोऑपरेटिव, क्योंकि इंडिया में जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो काफी जगह कहा जाता है कि इंडिया जो वो क्वाजी फेडरल है, क्लियर। काफी जगह कहा जाता है इंडिया जो है वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, कई जगह कहा जाता था कि इंडिया में कुछ टाइम तक जो है वो कन्फ्रंट्रेशनल फेडरलिज्म भी रहा। तो फेडरलिज्म के अलग अलग कंसेप्ट्स हैं जो अलग अलग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके द्वारा दिए गए। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब आपको समझ आ गया, जहां पे यूनियन है और स्टेट्स हैं या मल्टीपल जो है वो दूसरे लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं। कोऑपरेटिव का मतलब या कॉपरेशन का मतलब होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं टू अटेन और अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब इंडिया जो कि एक डेमोक्रेसी है, उसका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर करना, क्लियर। तो ऑब्वियसली बात है, जब यहां पे हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो यूनियन की मैं बात करूंगा, चाहे मैं स्टेट्स की बात करूंगा, जब भी ये कोई काम परफॉर्म करेंगे तो उनका एक कॉमन गोल होगा। वो कॉमन गोल क्या होगा? पब्लिक वेलफेयर, क्लियर। उनका कॉमन गोल होगा, दैट इज योर पब्लिक वेलफेयर। तो जब ये मिलके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके उस कॉमन गोल को अचीव करेंगे, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के ऊपर फोकस करेंगे, तब हम उसको कहते हैं दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्लियर। अगर यहां पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता तो सेम गोल को अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे होते कि जा बाहर से कोई कंपनी आ रही है तो गुजरात कोशिश कर रहा होगा कि उसके पास आ जाए, हरियाणा कोशिश कर रहा होगा उसके पास आ जाए, तो वो बेसिकली कॉम्पीट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्लियर, डन। तो ये कुछ अलग अलग तरीके से जब हम लोग फंक्शनिंग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां पे इस तरह के कंसेप्ट जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो इंडिया है, या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरलिज्म या फेडरेशन नाम का शब्द यूज नहीं किया गया है, उसके बावजूद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन करना परफॉर्म करता है, जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, वहां पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म मौजूद है, और इसको जुडिशरी ने भी एक्नॉलेज किया है। तो जो जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी ही फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो जुडिशरी ने कहा वो सारी चीजें जो है वो हम लोगों को माननी पड़ेंगी, क्लियर। तो होपफुली आप लोगों को जो फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में पता चला होगा, जहां पे सारे लोग, चाहे मैं एक स्टेट की दूसरी स्टेट की बात करूं, क्लियर, कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ, या एक स्टेट यूनियन के साथ, या मल्टीपल स्टेट्स यूनियन के साथ मिलके काम करती हैं, ताकि जो उनका कॉमन गोल है लोगों के वेलफेयर का, उसको अचीव किया जा सके। होपफुली सारी चीजें क्लियर हो रही है। मैं एग्जांपल्स दूंगा, वहां से आप लोगों को और ज्यादा क्लियरली पता लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, नो डाउट कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बिल्कुल विपरीत है, यानी कि जब भी हमारे यहाँ पे इमरजेंसी लगती है, चाहे मैं 352 की बात करूं, 356 के अंदर की बात करूं, तो वहां पे सारी पावर जो हैं वो स्टेट से कहां पे चली जाती हैं? यूनियन में चली जाती हैं, क्लियर। तो नो डाउट कुछ ऐसी एक्सेप्शंस जरूर हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशंस है, जैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज को अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए जो यूनियन है वो स्टेट्स की पावर में इंट्रूड कर सकती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन जरूर हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बिल्कुल विपरीत हैं। पर आज का जो हमारा मेन कंसेप्ट है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल
एग्जाम्पल्स हैं जहां से हमें पता चलता है कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस हैं जहां से हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मौजूद है। और मैंने जैसे केस की भी रेफरेंस दी, तो इस तरह से छोटी चीजें आप लोगों को इंडियन पॉलिटी में जरूर याद रखनी है। डन, यहां तक बेसिक कंसेप्ट होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए, किसी जमाने में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं जहां से आप लोगों को और क्लियर होगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या। किसी जमाने में एक प्लानिंग कमीशन होता था जो 5 ईयर प्लान्स बनाया करता था। क्लियर, पंचवर्षीय योजना है। आई होप आप लोगों को याद ही होगा, इसी जनरेशन के हो आप, तो कुछ साल पहले ही इसको बंद कर दिया गया था। तो जब पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान्स प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए जाते थे, तो वो बेसिकली प्लानिंग कमीशन जो था वो यूनियन के साथ अटैच था और उसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं था। तो जो भी 5 ईयर प्लान्स बनते थे, जो कि पूरे देश के लिए बन रहे हैं, क्लियर, पूरे देश के लिए बन रहे हैं, जिनमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो प्लानिंग कमीशन स्टेट से बहुत ज्यादा कंसल्ट नहीं किया करता था। और जो भी डिसीजन प्लानिंग कमीशन के द्वारा लिया जाता था वो पूरे के पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करना होता था स्टेट्स को। तो यहां पे क्या हुआ कि जो अलग अलग यूनिट्स हैं हमारे, यानी कि स्टेट्स हैं, उनके साथ जो सेंटर है, यूनियन है, उसने कोई प्लान बनाते हुए बात ही नहीं की। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं है। ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल है, यानी जहां सारी पावर एक के ही पास है, जो बाकी यूनिट्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के, वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश करके नीति आयोग की फॉर्मेशन कर दी। तो नीति आयोग में क्या है, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है, वहां पे यूनियन के साथ साथ जो स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अब जो भी पॉलिसी डिसीजन होता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वहां पे स्टेट्स भी इक्वल की भागीदारी है उनकी। क्लियर, तो जो नीति आयोग है, इसको हम कह सकते हैं कि ये किसका एग्जांपल हो गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्योंकि जो पहले काम, नो डाउट प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज्ड बॉडी थी, नीति आयोग डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी है। डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी इसलिए क्योंकि यहाँ पे बाकी स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया गया। तो ये क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जहां पे सारे लोग मिलके कॉमन गोल, यानी कि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव भी पब्लिक वेलफेयर है। नो डाउट ये राइट्स हैं, इक्वालिटी है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट गोल तो यही है। क्लियर, क्योंकि अगर इक्वालिटी होगी, फ्रीडम होगी, तभी तो पब्लिक वेलफेयर का वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डन, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ये एग्जांपल होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूं कॉन्स्टिट्यूशन से ही। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जब भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में, क्योंकि प्रेसिडेंट तो सभी का ही है, क्लियर, मेरा भी है, आपका भी है, स्टेट्स का भी है, और उसके साथ साथ यूनियन का भी है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो स्टेट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं, उनके एमएलएज भी पार्टिसिपेट करते हैं, अलोंग विद दी एमपीज, जो आपके यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये यूनियन के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो ये भी क्या एग्जांपल आ गया कि इलेक्शन में सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूनियन के लोग भी कर रहे हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के लोग भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो लेजिस्लेचर है, एमएलएज वगैरह हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये भी काइंड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल आ गया। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे 263 आर्टिकल है, जहां पे इंटरस्टेट काउंसिल्स बनती हैं। इंटरस्टेट काउंसिल्स का मतलब क्या रहता है, जहां पे सारी स्टेट्स के लोग और यूनियन के लोग मिलके जो है वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी में रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। तो सारे लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। अगेन ये भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल आ गया। जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हैं, वहां पे स्टेट्स एक दूसरे के साथ मिलके, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं, वहां पे एक स्टेट दूसरे के साथ या तीसरे के साथ मिलके जो वाटर डिस्प्यूट्स उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, मिलके कोऑपरेट करके, ताकि एक अल्टीमेट सोल्यूशन निकला जा सके। 262 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जांपल है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के जब इलेक्शंस होते हैं, तो वहां पे हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आता है, वो भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है। तो आसान भाषा में जोनल काउंसिल्स बनती हैं, टोटल 6 जोनल काउंसिल्स हैं, पहले 5 हुआ करती थी। 1971 में जो वो नॉर्थ ईस्टर्न बनी, 6 टोटल हैं। जोनल काउंसिल्स का मतलब है कि जो रीजनल इश्यूज हैं, रीजनल डिस्प्यूट्स हैं एक जोन के, उनको मिलके बैठ के सॉल्व किया जाए, जिसका चेयरमैन जो है वो आपका होम मिनिस्टर रहता है। वो भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। अभी जो जीएसटी बना है, जिसकी जीएसटी काउंसिल का निर्माण हुआ है, जीएसटी काउंसिल में यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ बाकी जो स्टेट्स वगैरह हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर, कि कितना रेट होगा जीएसटी का, तो ये जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्लियर, तो अभी जैसे रिसेंटली जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो सेंटर चाहता था कि ये जो पेट्रोलियम वगैरह के ऊपर लग रहे हैं, इनको जीएसटी के अंदर डाल दिया जाए, जो अभी तक नहीं है डन, लेकिन स्टेट्स नहीं मानी, तो वो डिसीजन नहीं लिया गया। तो यहाँ पे सारे एक दूसरे के साथ मिलकर जीएसटी के बारे में डिसाइड कर रहे हैं कि जीएसटी का क्या रेट होना चाहिए। ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जांपल है।
तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जब फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल जो हैं वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये होपफुली आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है वो क्लियर हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हुआ होगा। क्लियर? इसके एंटी भी हैं, इसके ऑपोजिट भी हैं। क्लियर? जैसे अगर मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बात करूंगा कि उसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ में रिलेट कर रहा हूं, तो जब प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है, उसको निकाला जाता है, वहां पे स्टेट से पूछा नहीं जाता है, यानी कि जो लोग उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो उसके रिमूवल में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो अगेन तो उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट, दूसरा पहलू जो बता रहा है कि नहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। उसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रीटीज को जब इंप्लीमेंट किया जाता है वहां पे भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है डन, क्योंकि वहां पे सेंटर ने डिसीजन ले लिया, वो स्टेट के किसी भी जो पावर है उसमें इंक्लूड कर सकता है। क्लियर? जैसे अगर मैं शेड्यूल 7 की बात करूंगा जहां पे यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, वो प्रॉपर एक फेडरलिज्म का जो है वो एग्जांपल है, जहां पे डिफाइन किया गया है कि यूनियन ये काम करेगा, स्टेट ये काम करेगी, और दोनों मिलके कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लेजिस्लेट करेंगे। क्लियर? तो कॉन्करेंट लिस्ट में जब दोनों मिलकर लेजिस्लेट कर रहे हैं उसको भी हम लोग लूजली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर डाल सकते हैं। क्लियर? कहानी समझ आ रहा है? तो फटाफट देखिए, रिवाइज करिए कौन कौन से आगे। हाँ, ये देखिए, नीति आयोग, जोनल काउंसिल्स, आर्टिकल 80 राज्यसभा के इलेक्शंस, आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल्स, 262 जो वाटर डिस्प्यूट है उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा, 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब समझा देता हूं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, आईएएस हैं, जो डीसी वगैरह बाद में बनते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये सारी हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज का एग्जाम्पल है। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है, जो इनकी अपॉइंटमेंट है, जो इनकी रिक्रूटमेंट है, वो यूनियन के द्वारा, सेंटर के द्वारा की जाती है, और उसके बाद ये अलग अलग स्टेट्स में जाके सर्व करते हैं। तो ये भी ऐसा ही है कि मतलब ज्वाइनिंग या अपॉइंटमेंट कोई दे रहा है, और उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स हैं हमारे, यानी कि स्टेट्स हैं, वहां पे वो लोग सर्व कर रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल 312 है ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो है वो एग्जांपल है। कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यहाँ पे यूनियन जो है वो स्टेट्स के मामलों में इंटरफेयर कर रहा है, जहां पे वो अपने द्वारा अपॉइंट किए हुए लोगों को स्टेट्स में भेज रहा है, स्टेट्स में छोड़ रहा है। क्लियर? तो दोनों पहलू, दोनों एस्पेक्ट्स जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगेन हमारा जो कंसेप्ट था होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ, और क्या एग्जांपल्स हमें भारतीय संविधान या जब इंडियन पॉलिटी है उसके अंदर देखने को मिलते हैं, इनके बारे में भी आपकी क्लैरिटी हुई होगी। चलो अब वापस चलते हैं, जो क्वेश्चन था हमारा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। समझ आ गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या, किस चीज को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। सेकंड है गिव स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंडिया। तो बहुत सारे एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल और जो हमारी बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके तहत, चाहे जीएसटी काउंसिल की बात की जाए, इंटरस्टेट काउंसिल की बात की जाए, जोनल काउंसिल की बात की जाए, क्लियर, इवन फाइनेंस कमीशन की भी बात की जाए, ये सारे के सारे जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों को हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अगेन हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट के बारे में और एग्जांपल्स के बारे में, तो इस तरह के सवालों को टैकल करना तब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो आज फिर इसी सेशन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पंजाब सक्सेस मंत्र, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, जहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।